वो जो लिस्ट है 14 नेताओं की, वो लिस्ट हम देख लेते हैं पहले किन किन लोगों ने छोड़ा। देखिए, बदायूं जिले के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा, ये 14 नाम आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं दोस्तों, जो छोड़ चुके हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, अपने पद से, विधायकी से, या चाहे मंत्री हैं तो मंत्री पद से। सीतापुर से देखिए विधायक राकेश राठौर, ये तमाम नाम आपके सामने हम रख रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफा दिया। बहराइच के नानपारा से विधायक माधुरी वर्मा, ये तमाम नाम आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। संत कबीर नगर से भाजपा विधायक जय चौबे, ये नाम है चौथे नंबर पे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री, आप जान रहे हैं यहीं से तो शुरुआत हुई है। भगवती सागर विधायक हैं विल्हौर कानपुर से, इन्होंने भी उसके बाद इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में ब्रजेश प्रजापति हैं, विधायक हैं। इस तमाम नाम आप लोग सुन चुके हैं। रोशन लाल वर्मा हैं जो विधायक हैं और इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। विनय शाक्य, इनका नाम भी 2 दिनों से चल रहा था, आज पुष्टि हो गई। विनय शाक्य विधायक, अवतार सिंह भड़ाना विधायक, ये तमाम नाम आपके सामने। 10वें नंबर पे दारा सिंह चौहान का नाम भी आया, आपने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और मुकेश वर्मा विधायक, इनका नाम भी सामने है, ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। धर्म सिंह सैनी कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। बाला प्रसाद अवस्थी, ये विधायक 14वें नंबर पर आप देख रहे हैं, बाला प्रसाद अवस्थी। ये तमाम नेता जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और अभी ये लंबी फहरिस्त हो सकती है, यही हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर ये तमाम नेता बीजेपी में छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में उतरती हुई दिखेगी। संजीव कौशिक जी, आपसे जानना चाहूंगा। साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात अमित मौर्य यहां रख रहे थे कि जब बीजेपी में दूसरे दलों से नेता आते हैं कोई, तो वो मास्टर स्ट्रोक कहलाता है अमित शाह का या वहां के स्थानीय नेता का, और खासकर चाणक्य अमित शाह कहलाते हैं तो उनका। और जब बीजेपी से छोड़ के जाता है तो वो दल बदलू हो जाता है, और ये हम और आप जैसे मीडिया के लोग ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो दल बदलू बनाम मास्टर स्ट्रोक, जरा ये भी समझाइए। और इस वक्त ये जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या ये अखिलेश यादव का माना जाएगा अगर अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाते हैं? और अगर चले जाते हैं ये अखिलेश यादव की पार्टी में, तो क्या वहां भी कुछ हड़कंप मचेगा क्या? क्योंकि जो लोग पहले से हैं उनको भी तो लगेगा कि भाई हमारी सीट जो है कोई और लेने वाला है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तमाम बीजेपी के नेताओं के हलचल से और अखिलेश यादव की तरफ जाने से क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए राजीव जी, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने के लिए 2017 के चुनाव से ही हम शुरू करते हैं। 2 तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आदरणीय योगी जी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनका जनाधार क्या था? मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सी ऐसी अहर्ता थी जो वो पूरा कर रहे थे? 2 बातें उनमें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उग्र हिंदुत्ववाद की बात को करने वाले वो पुरोधा थे, और दूसरी बात अल्पसंख्यकों पे जम के प्रहार करने वाले लोग थे। बाकी लोग जिन लोगों की जरूरत थी उसमें, चाहे जिन लोगों के बारे में अभी बात हो रही है कि वो अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक ऐसा वर्ग था जिसको साधने की जरूरत थी। और जो मास्टर स्ट्रोक की बात आपने की, वाकई उस समय ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पे था कि इन लोगों को जोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तो की ही या कायम किया उसने। लेकिन आदरणीय योगी नाथ जी के काम करने की जो शैली थी, वो इन सबों को साथ में और सम्मान देते हुए लेके चलने की शैली नहीं थी। वो विशुद्ध रूप से ठाकुरवाद चला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो पहले बड़े मन से उनके साथ जुड़े थे, बाद में अपने आप को इन लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया। और यही नतीजा, धीरे धीरे असंतोष की जो बात थी वो पनपते पनपते एक दिन ऐसा कंडीशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैदा हो जाता है कि 200 से ज्यादा विधायक आदरणीय योगी जी के अगेंस्ट में बैठ जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिससे मास्टर स्ट्रोक चलाने में माहिर आदमी समझते हैं, वो यदि चाहता तो चंद घंटों में ये सारे असंतोष के बीच को खत्म कर सकता था। लेकिन एक तरफ आदरणीय योगी जी के मन में भी एक नई लालसा पैदा हो रही थी उस समय कि मोदी जी के जाने के बाद कुछ लोगों ने उनके कान में ये बात भरने शुरू कर दिए थे कि अब आपका ही नंबर दिल्ली दरबार के लिए है। और इन्होंने अपना जाल भी या ताना बाना भी उसी तरह से बुनना शुरू कर दिया। दिल्ली दरबार में बैठे दूसरे पंक्ति के लोगों को ये महसूस हो चुका था कि यहाँ कौन सी चाल चली जाने वाली थी।
इनको एहसास नहीं था। सच बात यह है कि जिस तरह से, हालांकि ये मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी मुख्यमंत्री ने यदि दिल्ली दरबार को आंख दिखाने का काम किया तो पहले वो अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। जिस तरह से दिल्ली से एक सिपा सलाहकार को यहाँ कूच कराया गया और उसके साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, रपटे जिस तरह से पहुंची, वहां के लोगों ने उसी दिन यह मान लिया था कि कोशिश पूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो, लेकिन कम से कम आदरणीय योगी नाथ जी की वापसी ना हो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी आती है तो दिल्ली दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे, खेमे में बैठे उन लोग, जो लोग असुविधा अपने आप को महसूस कर रहे थे आने वाले दिनों के लिए। ये इतना बड़ा भगदड़, आप हमें बताइए कि जिस मास्टर स्ट्रोक के बहाने भारतीय जनता पार्टी या करने वाले के भरोसे भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टेट दर स्टेट लगातार जीतती चली गई, ऐसा थोड़ी ना था कि यदि वो चाहते तो ये नहीं संभल पाता। जानबूझ के मुझे लगता है कि ये ढील दी गई है और ये ढील जानबूझ के दिल्ली दरबार की तरफ से ऐसी स्थितियां पैदा हो, और स्थितियां पैदा होने में दोनों कारण है, एक तो इनकी जिद और दूसरी उधर से ढिलाई। अब स्थिति आज के वक्त में ये आन पड़ी है कि जिस तरह से भगदड़ की बात हो रही है, माहौल हो रही है, अब ये इसके अलावा एक चीज कहने के लिए इसके अलावा कुछ बचता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि इलेक्शन के वक्त तो इस तरह के भगदड़ मचते ही मचते हैं। साहब मचते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें यह है कि इतने मजबूती से सत्ता में जो कायम था, जो आदमी इससे भी ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहा था, उसके आदमी जो उसके साथ खड़े थे उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप दोबारा वापस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये जो मैसेज गया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से ये मान चुकी है कि अब दोबारा वापसी नहीं होने जा रही है। अब पूरी कवायद यह है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। हमने देखा कि जिस तरह से योगी जी आए दिल्ली आने के बाद में जहां इस तरह की भगदड़ के माहौल में मीडिया को भी संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भी एक तरह से मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दे को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो आते हैं यहाँ, वहां से उनके मंत्री छोड़ के पार्टी में से जा रहे हैं और यहाँ आकर वो पंजाब की बात पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो सामने दिखाई दे रही है, वो सब कुछ असंतुलित दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरह की बातें चल रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से, मैं ये तो नहीं कहता कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हार मान ली है, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि चूंकि जो लोग निकल के जा रहे हैं और कद्दावर लोग निकल के जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि फहरिस्त बहुत लंबी है, रोजाना एक एक करके निकलेंगे, आप लिस्ट बनाते जाए। इस तरह की जब बातें होगी और इतना आत्मविश्वास के साथ जब बात कही जाएगी, निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हिलेंगे, पार्टी भी हिलेगी। और जो दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि पहले तो ये रणनीति थी कि आदरणीय योगी नाथ जी दोबारा वापस न आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के दुष्चक्र और कुचक्र में फंस गई है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी वापस न आए, ये दिखाई देने लगा है मुझे। और मुझे लगता है कि अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग जो निकल के जा रहे हैं, ऐसा कहना बिल्कुल ये नाइंसाफी है कि उनका कोई जनाधार नहीं है, वो जहां जाते हैं मौसम विज्ञानी है। अरे साहब, मौसम विज्ञानी है तब भी तो पता लगा लिए ना कि आप दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं। जनाधार नहीं है तो फिर आपने लिया क्यों? तो जाहिर सी बात है कि वो जनाधार वाले लोग भी हैं, वो जहां जाएंगे वहां उनकी वजन भी बनेगी, जिससे जिस तरह का वो कमिटमेंट करेंगे लोग उनके साथ हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ने वाला है और ये फहरिस्त बहुत सचमुच में लंबी है। आने वाले दिनों में देखेंगे, लिस्ट लगातार तैयार है, शुरू हो चुका है, इसको घेरना भी बहुत मुश्किल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अमित मौर्य जी, आप